डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th का हिंदी जो आरोह पुस्तक है उसका गद्य खंड का भाग 2 जो है बाजार दर्शन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। लेखक के बारे में जानते हैं। बाजार दर्शन जो चैप्टर है, बाजार दर्शन जो रचना है, बाजार दर्शन जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसके जो लेखक हैं वह एक उपन्यासकार भी रह चुके हैं जिनका नाम जैनेन्द्र कुमार है। प्रसिद्ध उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ। बचपन में इनके पिता का देहावसान हो गया, मृत्यु हो गया, जिसके कारण इनका पालन पोषण इनके मामा द्वारा किया गया। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वह हस्तिनापुर में हुई और हस्तिनापुर में एक गुरुकुल था, वहीं पर हुई। और समय के साथ साथ जब ये उच्च शिक्षा के योग्य हुए तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस में अर्थात वाराणसी में ग्रहण किए और 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी, जिसको मोहनदास करमचंद गांधी जी भी कहा जाता है, गांधी जी के प्रभाव में आने के कारण इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और पढ़ाई छोड़ने के बाद में यह असहयोग आंदोलन में भाग ले लिए और अंततः यह अपने लेखनी के माध्यम से एक स्वतंत्र रूप से लेखन कला में लिप्त हो गए और वहाँ पे संलग्न होने के कारण इनका जो साहित्यिक सेवा के कारण, इनके प्रभाव को देखते हुए, साहित्यिक रचनाओं को देखते हुए 1984 ईस्वी में इन्हें एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसका नाम था भारत भारती, अर्थात भारत भारती सम्मान से इन्हें अलंकृत किया गया। बाद में फिर भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया और इसके साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनका देहांत सन 1990 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। मैं आपको अब आगे बताते चलूँ, इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इसमें उपन्यास में देखा जाए तो वो ये परख हो गया इनकी रचना, और नाम स्वामी के नाम से इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, और सुनीता, त्यागपत, कल्याणी, और इसके साथ साथ मुक्तिबोध इनकी प्रमुख उपन्यासों के नाम से जाने जाते हैं। और कहानी में अगर देखा जाए तो एक रात इनकी प्रसिद्ध कहानी है, दो चिड़िया इनकी कहानी है, दो चिड़िया फांसी, नीलम देश की राजकन्या इनकी कहानी है। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सोच विचार पर, जैसे सोच विचार, समय और हम आदि निबंध संग्रह भी हैं। इस तरह से इनका जो साहित्यिक जीवन रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। साहित्यिक विशेषताओं को अगर ध्यान में रखें, इनकी साहित्यिक विशेषताओं को ध्यान में रखा जाए तो हम पाएंगे कि हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद अगर किसी कथाकार के रूप में जैनेन्द्र कुमार को प्रतिष्ठित हुए हैं, जैनेन्द्र कुमार को प्रतिष्ठा मिली, और मुंशी प्रेमचंद के बाद अगर किसी का नाम कथाकारों में जुड़ता है तो वह है जैनेन्द्र कुमार। उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपनी रचनाओं को अंजाम दिया है। जैनेन्द्र कुमार की पहचान एक अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में हुआ है, एक चिंतनशील व्यक्ति थे और इनके कारण इनकी रचनाओं में भी एक विशेष चिंतन को महत्व मिला है। और इन्होंने सरल और औपचारिक जो शैली है, समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश इन्होंने की है। ये महात्मा गांधी की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। मैं आपको बताते चलूं कि इन्होंने गांधीवादी चिंतन दृष्टि जो का सरल और सहज उपयोग जीवन और जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है। ऐसा उपयोग अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि इन्होंने महात्मा गांधी का जो गांधीवादी सिद्धांत, जैसे सत्य, अहिंसा, आत्मसमर्पण आदि जो उनके सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को अपनी रचनाओं में प्रमुख रूप से अभिव्यक्त किया है। इनकी भाषा शैली
अगर भाषा शैली की बात करें तो इनकी भाषा शैली अर्थात जैनेन्द्र जी की भाषा शैली बिल्कुल अत्यंत सरल, सहज और भावानुकूल है, जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग बाहुलता से हुआ है, परंतु तद्भव और उर्दू फारसी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग अत्यंत सहजता से भी किया गया। आइए बाजार दर्शन के बारे में थोड़ा सा जानें कि बाजार दर्शन क्या है। इसका थोड़ा सा हम प्रतिपाद्य बता दें आपको, तब फिर उसके बाद उसका सारांश के बारे में चर्चा करेंगे। बाजार दर्शन जो है वह निबंध में गहरी वैचारिकता और साहित्य के सुलभ लालित्य का एक संयोग ही है। कहा जाता है कि कई दशक पहले यह लिखा गया लेख आज भी उपभोक्तावाद व बाजारवाद को समझाने में बेजोड़ है। जैनेन्द्र जी की जो परिचितों और मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हैं कि यह स्पष्ट होता है इन सभी बातों से कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना देती है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक से समझकर बाजार का उपयोग करें, बाजार का लाभ उठा सकते हैं तो उठाएं, और इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या, घृणा आदि से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो सकते हैं। लेखक ने कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं उसको कह सकते हैं कि कहानी के माध्यम से और कई तरह से अपनी बातों को समझाने की कोशिश किया है, कई किंवदंतियों के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। इस क्रम में उन्होंने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है। मैं मानता हूँ कि जैनेन्द्र कुमार उपभोक्तावाद और बाजारवाद के बीच जो समस्याएं आती हैं आम जन को, आम लोगों को, उसके बारे में उन्होंने बेहद और रोचक ढंग से अपनी लेखनी चलाने का प्रयास किया है। आइए हम अब इस पाठ के सारांश के बारे में भी थोड़ा जानें। लेखक ने अर्थात जैनेन्द्र कुमार ने अपने मित्र की कहानी बताते हैं, अपने मित्र के बारे में चर्चा करते हैं, और पहले पैराग्राफ में जो अपने मित्र की आवश्यकताएं हैं, अपने मित्र के बीच की जो बातें हैं, उसे इस पाठ के माध्यम से, इस पहले पैराग्राफ के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने का कहना है कि जो उनका मित्र हैं, अर्थात उनके मित्र के द्वारा एक बार बाजार में मामूली चीज़ लेने गए। आइए इस कहानी को समझने की कोशिश करें ताकि हम बाजार दर्शन को अच्छे से समझ सकें। उनके मित्र एक दिन क्या हुआ कि बाजार में कुछ छोटी मोटी चीज़ें, कुछ थोड़ी सी चीज़ें लेने के लिए गए, परंतु वापस बंडलों के साथ लौटे, मतलब बहुत सारा सामान खरीद के लौटे। लेखक के पूछने पर उन्होंने पत्नी को दोष दिया, अर्थात पत्नी को दोषी बताया। क्यों बताया, आगे सुनिए, बड़े मज़ेदार कहानी है। उन्होंने जो स्पष्ट किए हैं उसके माध्यम से वह बताते हैं कि लेखक के अनुसार अगर कहें तो पुराने समय में पति इस विषय पर पत्नी की ओट लेते हैं, और इनमें से मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी भी विशेष भूमिका अदा करता है। पैसा पावर है, परंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। पैसे के बदौलत जो पावर हमें प्राप्त होता है वह पावर का रस अलग ही होता है। लोग संयमी भी होते हैं, वे पैसे को जोड़ते रहते हैं और पैसे को जोड़ तोड़ कर अर्थात जुगाड़ करते करते और स्वयं को गर्विला महसूस करते हैं। मित्र ने बताया कि सारा पैसा खर्च हो गया और मित्र की अधिकतर खरीद क्या हो गई, परचेजिंग पावर के अनुपात से आई थी, न कि जरूरत की। आपको शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं स्पष्ट कर दूं। इसका कहने का मतलब लेखक का यह है कि जो लेखक है वह स्पष्ट रूप से इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है कि उनका जो मित्र थे वह बाजार गए और साथ में उनकी श्रीमती भी गई, अर्थात उनकी पत्नी भी गई, और पत्नी के जाने के साथ साथ सबसे बड़ी जो समस्या हुई वह यह हुई कि बाजार में जाने के बाद वह कुछ सामान लेने के उत्सुक थे,
कुछ ही सामान की ज़रूरत थी, लेकिन बाज़ार में जाने के बाद एक सामान के बाद दूसरा सामान, तीसरा सामान, चौथा सामान, इस तरह से सामानों के जो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा बाज़ार ही आवश्यकता की वस्तु बन गई। और उन्होंने एक दो सामान ही नहीं बल्कि दोनों हाथों में उन्होंने सामान को पूरा बोझ लिया और लेके चले आए। जब आने के बाद लेखक ने पूछा कि आप क्या करने गए थे, इतना सामान आप, तो उन्होंने बताया इस बात को कि मैं सामान पैसे के हिसाब से नहीं लाया। हम जो सामान खरीदे हैं या इसका मतलब है कि जो हमारे पास पैसे के हिसाब से जैसे जो चीज़ें हमें अति आवश्यक हैं वही चीज़ें हमने नहीं खरीदा। हमारे जेब में जितना पैसा था हमने उन सारे पैसों का बाजार किया, अर्थात पैसा जब तक जेब में था तब तक हमने बाजार किया, अर्थात पैसा जितना हमारे पास है हमने उसी पैसे से पूरा का पूरा बाजार किया। पैसा खत्म हुआ, बाजार खत्म हुआ हमारे लिए, अर्थात उन्होंने जब तक उनके पास पूरा पैसा था तब तक उन्होंने ज़रूरत की सामान को खरीदते रहे, जबकि वह विशेष ज़रूरत की चीज़ें नहीं थी। लेखक कहता है कि फालतू चीज़ की खरीद का कारण बाजार का आकर्षण है। हम जो भी चीज़ें मार्केट से खरीदते हैं, फालतू चीज़ें खरीदते हैं, उसका कारण क्या है? आकर्षण है। हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं कि हाँ इसकी ज़रूरत, ये मेरे पास होता तो अच्छा रहता। मित्र ने इसे शैतान का जाल बताया है और उनके मित्र कहते हैं, क्या लेखक के मित्र ने बताया कि ये बाजार जो है ना शैतान का जाल है। और ऐसे जाल में, ऐसे में यह क्या है? यह एक ऐसा सजा होता है कि बेहया शब्द जो आप गाँव में एक गाली के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, उसे बेहया ही इससे में नहीं फंसता। बाजार एक ऐसा चीज़ है जो एकदम थेथर होता है। थेथर मतलब कह सकते हैं कि व्यक्ति से दुनिया क्या कहती है उसे कोई मतलब नहीं, वो अपने ही हिसाब से चलता है। ऐसे लोग ही इससे बच सकते हैं, नहीं तो सामान्य व्यक्ति नहीं बच सकता। क्यों? क्योंकि बाजार अपने रूप जाल को सबको उलझाता रहता है। इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है, इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख होता है, यह इच्छा जगाता है और हर आदमी को चीज़ की कमी महसूस होती है। चाह और अभाव मनुष्य को पागल बना कर रख देता है। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। जैसा कि मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पे लेखक जो बताना चाहता है वह यह कहता है कि यह बाजार जो है वह असंतोष है, तृष्णा है और ईर्ष्या के कारण है। इसका कारण क्या है? यह बाजार आपको आमंत्रित करता है और उस आमंत्रण में भी तिरस्कार होता है। जैसे आप कहीं बाजार जा रहे हैं और जो खुला बाजार होता है जहाँ पे लोग चिल्लाते हैं कि 5 रुपया किलो है ये सामान, या 10 रुपया किलो है, या 100 रुपया किलो है, चिल्ला चिल्ला के बेचते हैं। जैसे सब्जी, जब बाज़ार में आप जाते हैं सब्जी खरीदने तो बहुत सारे दुकानदार चिल्ला के बोलते हैं आलू 20 रुपया किलो, टमाटर 10 रुपया किलो, इस तरह से बहुत सारे लोग आवाज़ देते हैं। और आपको क्या कहते हैं, जब आप उधर से गुजरते हैं तो आइए भैया 10 रुपया किलो, 10 रुपया किलो, तो आप क्या सोचते हैं? अगर आप उनकी बात सुन लेते हैं और सुन के आप लेते हैं तब तो आप अच्छे आदमी हुए, और अगर आपने सुन के और आगे बढ़ गए तो इसका मतलब यह है कि आप के पास औकात नहीं है लेने की, इसीलिए तो आपको वह चीज़ पसंद नहीं है। क्योंकि अब वह बार बार बुलाए आपको तो ऐसा आपको महसूस होगा कि यह मेरा अपमान करना चाहता है कि आप ले नहीं सकते। लेकिन जहाँ मूक बाज़ार होता है, जैसे सिटी मॉल हुआ या कोई बड़े शॉपिंग मॉल हुआ, वहाँ पे जब आप जाते हैं तो हर सामान पे या हर वस्तु पे एक रेट फिक्स कर दिया जाता है, लिखा रहता है। आपको पसंद हो तो आप देखिए और उसको रेट को पढ़िए और जाके उतना पेमेंट करिए और ले लीजिए। इस तरह से लेखक ने 2 तरह के बाजार की बात की है। एक वह बाजार जो आपको आमंत्रण देता है, बार बार बुलाता है, और एक बाजार वह है जो मूक है, कुछ बोलता नहीं है। इन दोनों की स्थिति में हमारे अंदर जो असंतोष है, तृष्णा है, ईर्ष्या है, इसको मनुष्य के अंदर जो चीज़ें ये विद्यमान है उसे वह जागृत कर देता है। और इसी तरह से लेखक
का जो दूसरा मित्र की चर्चा किया है, दूसरे मित्र का, वह दोपहर से बाजार गया और शाम को खाली हाथ वापस आ गया। अभी तक तो मैंने आपको पहले जो उनके मित्र थे उनकी बात बता रहा था। अब लेखक अपने दूसरे मित्र की बात करता है जो बाजार तो गए और शाम तक पूरे बाजार में घूमे और खाली हाथ वापस आ गए। पूछने पर उन्होंने बताया कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था, परंतु कुछ भी न ले पाया। क्यों? इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि एक वस्तु लेने का मतलब था दूसरी छोड़ देना। अगर हम एक वस्तु खरीदें तो दूसरी छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि अगर अपनी चाह का पता नहीं तो सब और की चाह हमेशा घेरे रहती है। जब हमें खुद मन क्या है, मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम ये भी ले लें वो भी ले लें, तब तो हम कुछ भी नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि निश्चित ही नहीं है, मन निश्चित ही नहीं कर पा रहा है हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, अर्थात हमें चाहिए क्या बाजार से। इस कारण वह दिन भर घूमते रहे और उनके चाह का खुद पता नहीं चला और ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता और ऐसे में उनको कोई परिणाम नहीं निकला। और बाजार के रूप का जादू है, एक तरह से जादू है बाजार, और तभी असर करता है जब जेब भारी हो और मन खाली हो। हम बाजार में कोई चीज़ तभी खरीद सकते जब हमारे पास अथाह पैसा हो, हमारा जेब भारी हो, पैसा हो और मन खाली हो। मन खाली होने का मतलब जो चीज़ पसंद आया उसे हमने ले लिया, इसकी क्या उपयोगिता है, इससे कोई मतलब नहीं, तब हम बाजार कर सकते हैं। और यह मन और जेब दोनों खाली होने पर भी असर करता है, अर्थात खाली मन और बाजार की चीज़ें निमंत्रण देती हैं और सब चीज़ें खरीदने का मन करता है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें खरीदने का मन करता है क्योंकि मन खाली है और पैसा है नहीं। इसलिए ये सोचते हैं हम कि काश पैसा होता तो ये भी खरीद लेते, ये भी उपयोगी है, ये भी खरीद लेते, ये भी उपयोगी है, अर्थात हर चीज़ की उपयोगिता को हम समझ पाते। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए हैं पर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं खरीद नहीं सकता। आज के लिए इतना ही। इसका दूसरा पार्ट मैं आपको अगले दिन प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।